वाइट दिखा के बाकी को फिक्स कर देंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कम कर कम करो। हेलो, मैं अपने जो वॉलंटियर्स हैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो बाहर उपस्थित अतिथियों को अंदर आने के लिए निवेदन करें एक बार। दत्तोपंत ठेंगड़ी स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यानमाला की संध्या में आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और मैं दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल तामुड़ जी से निवेदन करता हूं कि आज के वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा और आज के अध्यक्ष, इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह जी को लेकर कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें। सर्वप्रथम युग दृष्टा और हम सबके पथदर्शक स्वर्गीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी को मैं उनका पुण्य स्मरण करता हूं। उनकी स्मृति में हो रही इस राष्ट्रीय व्याख्यानमाला के इस सत्र के अध्यक्ष माननीय रमेश चंद्र जी शाह, माननीय अनिल जी तांबे, माननीय मिश्रा जी, अशोक जी पांडे एवं इस सभागार में विराजमान बंधुओं बहनों, विषय अपना है तकनीकी व आर्थिक राष्ट्रवाद और भारत की सामर्थ्य। अगर हम आज का जो विश्व पटल पर राष्ट्रों का संकुल है उस पर दृष्टिपात करें तो भारत और चीन 200 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश, 9 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 से 100 करोड़ के बीच, अमेरिका आदि। 36 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से 10 करोड़। इन 47 देशों को निकालने के बाद 157 देश ऐसे बचते हैं किसी की जनसंख्या 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ से कम। और इसलिए हमारे दिमाग में यह चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम भारत की सामर्थ्य की बात करते हैं तो भारत, और आज अगर मान लो हम एक सिंगापुर की चर्चा करें तो आज भारत में अधिकांश जो विदेशी निवेश आ रहा है वो मॉरिशस और सिंगापुर के रास्ते से आ रहा है। सिंगापुर कितना बड़ा है? 625 स्क्वायर किलोमीटर का, भोपाल से भी छोटा। 500 गुना भारत है उसका, 500 गुने से भी ज्यादा। तो इसलिए जब हम राष्ट्र का चिंतन और भारत का चिंतन करते हैं तो हमारे मन में यह एक सापेक्ष चित्र जो विश्व के राष्ट्रों का है वह स्पष्ट होना चाहिए। 2-3 बातें मैं प्रारंभ में और कर देना चाहता हूं। भारत की सामर्थ्य आज कितनी है और अतीत में कितनी रही है, इसका भी हमारे दिमाग में बहुत स्पष्ट चित्र होना चाहिए। शायद कुछ लोगों ने एंगस मैडिसन की पुस्तक वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री अ मिलेनियम पर्सपेक्टिव 2001 में यूरोप में बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से जो प्रकाशित हुई थी, और एंगस मैडिसन ब्रिटिश इकोनॉमिक हिस्टोरियन थे जिन्होंने कई वर्षों तक पूरे विश्व के 2000 साल के इतिहास का अनुशीलन करके और उस ग्रंथ को लिखा था। और अमेरिका, यूरोप आदि के जो 24 औद्योगिक देशों का संगठन बना हुआ OECD, ये उसने प्रकाशित की है। और उसमें उनका कहना है कि सन 1 से लेकर 1500 तक विश्व के सकल उत्पाद जो जिसको हम GDP कहते हैं उसमें भारत का हिस्सा 33%, 33% था। उस समय न यूरोप कहीं था, न चीन था, न रूस था, कोई देश नहीं थे। और उसके बाद मुगल काल में हुए सारे जो उथल पुथल के बावजूद भी
सन 1700 तक भी विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में भारत का अंशदान 22% था, ऐसा एंगस कहते हैं। आज हम चूंकि तकनीकी और आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करेंगे, इसलिए अगर हमने आर्थिक दृश्य अगर हमने विचार करें तो यह सामने आया। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से भी यदि हम भारत के अतीत की सामर्थ्य पर बहुत अधिक में, चूंकि विषय आज का तकनीकी राष्ट्रवाद है, लेकिन एक छोटा सा अभी हाल ही में पिछले 20 वर्षों में तमिलनाडु के कोडुमनाल में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन जो चल रहा है वो काफी हुआ है। वहां अभी एक 2500 साल पुराना औद्योगिक नगर निकला है। उस औद्योगिक नगर में 2500 साल पुराना स्टील मैन्युफैक्चरिंग के कारखाने निकले हैं, इस्पात बनाने के, लो कार्बन स्टील बनाने के। वहां पर टेक्सटाइल मिल्स निकली है, वहां पर रत्नों के संवर्धन के कारखाने निकले हैं। और जो बात मैं कहना चाहता हूं, आज हम कहते हैं कि यह जो टाइलें जो चमकदार कांच की तरह चमकदार, जिनको हम विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं और उनको यूरो विट्रीफाइड टाइल्स कहते हैं, कि भाई ये विट्रीफिकेशन यानी सतह को कांच के जैसा चमकदार बनाने की प्रौद्योगिकी यूरोप में विकसित हुई, इसलिए हम उनको यूरो विट्रीफाइड टाइल्स कहते थे। वहां 2500 साल पुराने विट्रीफाइड क्रूसिबल्स मिले हैं स्टील बनाने वाले। तो कहने का मतलब यह है कि प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से भारत का जो एक चित्र हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। आज चाहे वर्तमान भारत का क्षेत्रफल विश्व का केवल 2.5% है, लेकिन हम विश्व की 17.8% जनसंख्या है और विश्व का 20% युवा सर्वाधिक आज भारत में है। और लेकिन अगर भारत का अतीत का चित्र देखें, विभाजन के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत का अंग थे। उसके पीछे जाएं तो चोलराज राजेंद्र का राज्य गंगा तट बंगाल से लेकर संपूर्ण श्रीलंका और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें इंडोनेशिया, बर्मा यानी म्यांमार, मलेशिया, सब कुछ आ गया। और अगर हम 1950 साल पहले का कनिष्क का कालखंड देखें तो 3 राजधानियां थी उनकी। एक थी पाटलिपुत्र यानी पटना, दूसरी मथुरा और तीसरी पाकिस्तान में चला गया पेशावर, पुष्पपुर, पुरुषपुर। और उनका राज्य अफगानिस्तान से ऊपर उत्तर में, जो आज मध्य एशिया के देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, किर्गिजिस्तान, वहां तक। और उस समय उन्होंने जो एक 700 फीट ऊंचा स्तूप बनाया था, उसके अवशेष 14वीं सदी 11वीं सदी तक थे। अल बेरूनी ने देखे हैं उन्हें। तो भारत का एक विशाल हम दृश्य सामने आता है। मैं थोड़ा सा विषय के साथ थोड़ा सा विषयांतर होगा, लेकिन एक बात को और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारे यहां एक मंत्र है जिसको हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं अंत में बोलते हैं, ओम स्वस्ति साम्राज्यम भोज्यम वैराज्यम। इस तरह से पूरा करीब 10, 12, 15 तरह की शासन प्रणालियों के नाम के बाद अंत में कहते हैं पृथिव्या समुद्र पर्यंताया एक राट इति। पृथ्वी से समुद्र पर्यंत यह एक राष्ट्र। यहाँ विभिन्न प्रकार के शासन प्रणालियों से युक्त राज्य हैं। भोज्य, जहां का राजा भोज होता था, अनेक क्षेत्रों में भोज राजा की कई शताब्दियों तक परंपरा रही है। जहां वेलफेयर स्टेट हुआ करती थी, जहां बुद्धिजीवी सामंतों के द्वारा राजा की नियुक्ति होती थी और बुद्धिजीवी सामंतों की संसद या सभा होती थी, वो भोज्य कहलाता था और राजा भोज कहलाता था। वैराज्य यानी वह विराट, नेपाल में भी विराट नगर है, अलवर के पास भी ऐसे कई जगह विराट नगर रहे हैं और राजा विराट कहलाते रहे। प्रबल सामंतों के द्वारा निर्मित जो राज्य होता था और जो उन्हीं की सभा संसद होती थी और प्रबल सामंतों के द्वारा जो राजा की नियुक्ति होती थी, वह वैराज्य कहलाता था, विराट। ऐसे उसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, समंत पर्यायी अधिराज्य सबके तैत्तिरीय उपनिषद में खूब वर्णन आते हैं। तो हमारा जो राष्ट्र की संकल्पना है वह यह कि संपूर्ण भूमंडल के सब लोग परस्पर एक दूसरे के कुटुंबीजन, परिवारजन हैं
और उन सबके योगक्षेम के लिए जो आज हम ग्लोबल गवर्नेंस की बात करते हैं, वह उस एक श्लोक में स्पष्ट से इंगित है कि सब लोगों के योगक्षेम और इन सबके स्वस्ति यानी कल्याण के लिए कामना करते हुए, और राष्ट्र का मतलब ही यह है कि जो भूभाग के लोग परस्पर अपने आपस में, जैसा कि ऋग्वेद में परिभाषा दी है कि परस्पर स्नेहपूर्ण संबंधों के साथ रहते हैं, जो अपने लोगों की रक्षा और उनके योगक्षेम की व्यवस्था कर सकता है। तो एक समय कभी ऐसा था कि संपूर्ण भूभाग पर यह हमारी अपनी जो चिरंतन संस्कृति है वो फैली हुई थी। अगर हम इंडोनेशिया पे जाएं, 15वीं शताब्दी तक वहां संस्कृत भाषा चलती थी और वहां मजापहित साम्राज्य था, और वहां पर जिहादी आक्रमण के पहले संपूर्ण इंडोनेशिया, मलेशिया आदि उन सभी देशों में यह भारतीय सभ्यता संस्कृति थी। उसके अगर आप यूरोप तक जाएं तो आप अगर सर्च करेंगे मित्राइज्म इन यूरोप, यूरोप में मित्र कहते हैं सूर्य, तो मित्र संप्रदाय, और एडम्स और फीथियन एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं यूरोप के, उनकी पुस्तक है मित्राइज्म इन यूरोप। उन्होंने कहा यूरोप का कोई पुरातात्विक उत्खनन ऐसा नहीं है जहां कोई मित्र की प्रतिमा या पेंडेंट आदि नहीं निकले हो, यानी कि संपूर्ण यूरोप में मित्र संप्रदाय सूर्योपासक संप्रदायों का प्रभाव था। आज भी अगर मैक्सिको में चले जाएं तो हमको जिस प्रकार का परिवार भाव, जिस प्रकार सूर्योपासना के मंदिर, तो सब कुछ वहां, मैं उस सब की गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब हम राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में और मस्तिष्क में वह एक राष्ट्र का विराट चित्र हमारे सामने होना चाहिए। अब इतिहास के बीच के दौर में 761 से 1761 तक जिस प्रकार के जिहादी आक्रमण हुए, उसके बाद यूरोपीय जो उपनिवेशवादी शक्तियों ने इस देश में अपना आधिपत्य जमाया, और हम 1947 में स्वाधीन हुए। इस पूरे परतंत्रता के दौर में और उसके बाद में उसकी जो एक प्रकार से विरासत चली हमारी नीतियों में और सब में, उसके कारण हम आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे हो गए। और मुझे बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ता है कि जहां एंगस ने कहा कि सन 1 से 1580 तक भारत का विश्व के सकल उत्पादन में 33% हिस्सा था, आज वह हमारा जो वर्ल्ड का नॉमिनल जीडीपी है उसमें एक्सचेंज रेट के आधार पे हमारा कंट्रीब्यूशन 3% से कम है। और ठीक है, परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे 6% हो जाता है। वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा योगदान 2.1% है। चीन का सबसे ज्यादा 22%, 22% है। अमेरिका को भी उसने नंबर 2 पे धकेल दिया, 17.5% ही है अमेरिका का वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन। जापान के पास दुनिया की 1.6% जनसंख्या है, लेकिन वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में उसका कंट्रीब्यूशन 7%, 7% है। आज अपने देश में हर महीना 10 से 12 लाख युवा रोजगार की आयु में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार मिल सके, इतना हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, विनिर्माणी उत्पादन में निवेश करके और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना आज आवश्यक हो जाता है। अभी हाल में आंकड़े आए कि भाई विश्व में जो भूखों का प्रतिशत है वो सर्वाधिक भारत में है। 19 करोड़ लोग ऐसे हैं, 19 करोड़ 40 लाख लोग, जिनको कभी कभी सायंकाल का भोजन नहीं मिलता है और भूखा ही सोना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो एक प्रतिभा, वर्चस्व, वो सब था, और आज भी हम में बहुत सारी सामर्थ्य है। अगर उसी की हम चर्चा करें तो विश्व की सर्वाधिक खेती योग्य जमीन भारत के पास है। 18 करोड़ हेक्टेयर खेती योग्य जमीन, एरेबल सॉइल किसी के पास नहीं है। चीन के पास भी 9 करोड़ हेक्टेयर ही है। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल 6 करोड़ हेक्टेयर का भी भारत के पास ही है।
और जो पानी नदियों में बहकर चला जाता है उसका अगर हम ठीक उपयोग करें, 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी हर साल बहकर ऐसे ही चला जाता है, उसका हम ठीक उपयोग करें तो अपनी करीब 14 से 15 करोड़ हेक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकते हैं, 6 करोड़ हेक्टेयर से बढ़ा के। असिंचित क्षेत्रफल में औसत 700 किलो प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न पैदा होते हैं और सिंचित क्षेत्रफल में 3000 किलो, यानी कि हम बड़े आराम से अपना जो खेती का उपज है 15-16 लाख करोड़ का, उसको 4 गुना कर सकते हैं अपने केवल जल संसाधनों का ठीक से उपयोग करके। जैसा मैंने कहा, हमारे पास विश्व की 20% युवा जनसंख्या है और ऐसा भी अनुमान है कि विश्व के जो औद्योगिक देश हैं उनमें जो लोग सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनमें से उन सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के कारण वहां पर अमेरिका, यूरोप, सिंगापुर, कोरिया, जापान आदि में मिला के 5 करोड़ 70 लाख लोगों का आने वाले 7 वर्षों में जनाभाव डेफिसिट हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स में नौकरियां करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, जो रिटायर होंगे उनकी जगह लेने वाले लोग उनके पास नहीं होंगे। ऐसा अनुमान है कि भारत उनमें से 4 करोड़ 30 लाख की पूर्ति करेगा। भारत की प्रतिभा का सामर्थ्य कितना है, एक उदाहरण रखना चाहता हूं। निकेश अरोड़ा का शायद किसी ने नाम सुना होगा। कुछ महीने पहले उसने सॉफ्टबैंक, एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से त्याग पत्र दे दिया। उनका वेतन कितना था? उन्होंने जो नौकरी छोड़ी वहां उनका वेतन था 950 करोड़ रुपए वार्षिक। वो जो है दुनिया का 3rd हाईएस्ट पेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। दूसरा और एक उदाहरण में आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आईबीएम और हार्डवेयर में सब में उसका बहुत अच्छा नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स का अमेरिकन कंपनी। उसने 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर तो अमेरिका में नियोजित कर रखे हैं, 1,12,000 भारत में नियोजित कर रखे हैं। अमेरिका में जो नियोजित कर रखे हैं उनमें भी 43,000 1 लाख में से भारतीय हैं, यानी कि उसके 2,12,000 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में 1,55,000 भारतीय हैं। यानी कि आज भी विश्व के सभी ज्ञान आधारित क्षेत्रों में भारतीयों का जो देन है वह अनुपम है। लेकिन हो ये रहा है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं? आईबीएम के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे हैं, गूगल के लिए काम कर रहे हैं, एप्पल के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज सबसे महंगा सॉफ्टवेयर होता है ईआरपी सॉफ्टवेयर। उसमें लगभग आधे से ज्यादा मेहनत, परिश्रम भारतीय कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड मार्केट में हमारा ईआरपी सॉफ्टवेयर में मार्केट शेयर 1% भी नहीं है। वही हम कर रहे हैं, आईबीएम के लिए काम कर रहे हैं, ओरेकल के लिए कर रहे हैं, सैप एजी के लिए कर रहे हैं। हमारा अपना प्रोडक्ट और ब्रांड नहीं है। तो राष्ट्रीय दृष्टि यह चाहिए कि हम विश्व में एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरें। इसके लिए हमें मेड बाई भारत उत्पाद, ब्रांड, सेवाएं ये आनी चाहिए। जो लोग यहां मुझे युवा काफी दिख रहे हैं, अपने रिसर्च में एसपीएसएस सॉफ्टवेयर काम लेते होंगे, सिस्टेट का लेते होंगे। पूरी दुनिया में 2 जो एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर हैं। क्या हम नहीं बना सकते क्या अपना एक तीसरा? चीन ने किया। हम सब लोग विंडोज पे काम करते हैं, एंड्रॉइड पे काम करते हैं। चीन ने कहा नहीं नहीं, ये हम अपना सॉफ्टवेयर बनाए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। उन्होंने अपना चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, सीओएस। और सीओएस बनाने के बाद उन्होंने तय कर लिया कि सरकारी क्षेत्र में लगने वाले जो पीसी होंगे उनमें हर साल 15% में हम रिप्लेस करेंगे, विंडोज की बजाय सीओएस चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम लगाएंगे। और अभी पिछले साल 2016 में उन्होंने एसर नाम की कंपनी को कहा कि भाई हमारे देश में आप जितने पीसी बेचोगे उसमें विंडोज 40% में विंडोज नहीं होगा, सीओएस होगा। यह हुआ तकनीकी राष्ट्रवाद, यानी कि एक ऐसा उत्पाद। मैं दूसरी चीज लूं, हम सब लोग डीवीडी काम लेते हैं और डीवीडी प्लेयर्स काम लेते हैं।
चीन को लगा एक डीवीडी प्लेयर पे $4.5 की रॉयल्टी विदेश जाती है, तो उन्होंने एक ईवीडी बनाई, एनहांस्ड वर्सेटाइल डिस्क, और ईवीडी प्लेयर्स बनाए और अपना नेशनल स्टैंडर्ड्स ऐसे प्रिस्क्राइब किए कि अब चीन में वो ईवीडी प्लेयर्स ज्यादा बिकते हैं। तो अपने स्वयं के उत्पाद मेड बाय चाइना प्रोडक्ट्स डेवलप करना और राष्ट्रीय प्रतिमान या नेशनल स्टैंडर्ड्स इस तरह से प्रिस्क्राइब करना, विधायित करना कि जिससे कि वहां पर वह चीन द्वारा विकसित उत्पाद और ब्रांड अधिक लोकप्रिय हों। मैं तकनीकी राष्ट्रवाद के 2 उदाहरण इसके साथ और लेना चाहता हूं। एक बहुत ही ऐसा कि हम कैसे तकनीकी राष्ट्रवाद से का अनुसरण न करने से नुकसान उठाते हैं और कैसे चीन या कोरिया या जापान आदि देश अपने तकनीकी राष्ट्रवाद के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते हैं। आज हम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में 2G, 3G, 4G में पूरी तरह से विदेशों पर अवलंबित हो गए और 5G में भी हमारा उतना काम नहीं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में C-DOT ने सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने जो बहुत उन्नत टेलीफोन एक्सचेंज फिक्स्ड 80,000 लाइनों तक के टेलीफोन एक्सचेंज बनाए, वो जर्मन कंपनी सीमेंस और तत्कालीन अमेरिकन कंपनी मोटोरोला जो आज चीन की हो गई है उसकी तुलना में बहुत अच्छे थे। लेकिन दुर्भाग्य से BSNL ने उस जमाने में वो 1G के C-DOT के एक्सचेंज कम खरीदे और यूरो अमेरिकन ज्यादा खरीदे, और इसलिए जितना 2G में हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था वो हमने नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमारे यहां C-DOT ने 2G के लिए कोरडेक्ट, COR स्मॉल DECT कैपिटल, एक कोरडेक्ट बहुत ऐसी यूनिक टेक्नोलॉजी बनाई। आज भी इंटरनेट के लिए वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें डेटा और वॉइस साइमल्टेनियसली ट्रेवल कर सके। और प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाला जो IIT चेन्नई में थे, उन्होंने और कुछ लोगों ने उसके लिए सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया। और BSNL ने दिल्ली में कुछ टावर्स खड़े करके उसके ट्रायल भी लगा ली। लेकिन अचानक हमने GSM, जो हमारे ज्यादातर मोबाइल फोन उस पर काम करते हैं, GSM टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। भारत ने जैसे ही GSM के पक्ष में निर्णय लिया, 12-15 देशों ने कोई महीने भर में GSM टेक्नोलॉजी ये सोचकर अडॉप्ट की कि भारत में जितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है उसको देखते हुए ये टेक्नोलॉजी सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब इसका ज्यादा चलन होगा। हमेशा कोई भी टेक्नोलॉजी तब सस्ती होती है जब उसका चलन बढ़ता है, तो इसलिए उन्होंने भी अपना लिया और हमने कोरडेक्ट बिल्कुल छोड़ दिया। चीन का उस समय तक जन्म भी नहीं हुआ था टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, 2G तक। उसने उसके बाद सोचा कि मैं टेलीकॉम में दुनिया से आगे बढ़ूं और 3G टेलीकॉम टेक्नोलॉजी 3rd जनरेशन डेवलप करने में उसने पैसा पानी की तरह बहाया, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। जो CDMA टेक्नोलॉजी का मॉडिफाइड वर्जन TD-SCDA में डेवलप किया, वो बहुत टॉर्चुअस और इम्परफेक्ट, बहुत ही बेकार की टेक्नोलॉजी थी। लेकिन उसने टेक्नो नेशनलिज्म का परिचय देते हुए कहा कि चीन में स्पेक्ट्रम रिलीज केवल TD-SCDMA के लिए किया जाएगा। यूरोपीय और अमेरिकी बेहतर टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकियों को हम अपने यहां स्थान नहीं देंगे। उसके कारण 3G का विस्तार चीन में अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ, वो अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन वह जो पैसा उसने रीसाइफन किया, उसकी जो रेवेन्यू थी, उसने 4th जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे पहले, यूरोप और अमेरिका से भी पहले, TD-LTE, यहां आधे से ज्यादा लोग जब भी मोबाइल ऑन करते होंगे LTE शब्द दिखाई देते होंगे। यह वह चीन की प्रौद्योगिकी है और विश्व के 45% टेलीकॉम नेटवर्क्स आज TD-LTE पे बेस्ड हैं। हमारे यहां भी रिलायंस, क्वालकॉम, वोडाफोन सब वही टेक्नोलॉजी काम ले रहे हैं और अब उसी पैसे से वो 5th जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है। जहां जहां हमने भी अगर अपना तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुप्रयोग किया तो एकदम बहुत चमत्कारिक हमने अपने उसके परिणाम मिले। आपको याद होगा, भारत ने भी जब क्रे सुपर कंप्यूटर खरीदना चाहा क्रे कॉर्पोरेशन से, तो अमेरिका ने कहा नहीं, ये अपना न्यूक्लियर रिसर्च में भी इसको काम लेंगे, इसको हमें भारत को नहीं बेचा जाए। हम उसका 32 करोड़ रुपया देने को तैयार थे, लेकिन वो हमको मिला ही नहीं। तो फिर भारत सरकार ने
सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC की स्थापना की। कुल मिलाकर उसमें 30 करोड़ रुपए ही लगे, एक सुपर कंप्यूटर की लागत भी नहीं आई उसकी। और फिर वहां अपने विजय भाटकर जी और कुछ लोगों ने सोचा कि दुनिया में ठीक है सुपर कंप्यूटर बनते होंगे, हम क्यों नहीं पैरेलल प्रोसेसिंग की सोचें। उस समय दुनिया में किसी ने पैरेलल प्रोसेसिंग की सोची नहीं थी और उन्होंने पैरेलल प्रोसेसर डेवलप किया, जिसकी कुछ महीने में, चाहे वो पीछे रहा होगा सुपर कंप्यूटर क्रेज है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है उसका प्रोसेसर वो सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा फास्टर प्रोसेसर 32 करोड़ की बजाय केवल 37 लाख रुपए में डेवलप कर लिया। ये हुआ हमारा टेक्नो नेशनलिज्म। और आज हम 537 टेराफ्लॉप कहते हैं ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, 10 खरब फ्लोटिंग इंस्ट्रक्शंस प्रति सेकंड जो ले सकता है, ऐसे 537 टेराफ्लॉप की प्रोसेसिंग स्पीड वाले दुनिया के मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पैरेलल प्रोसेसर्स हम बना रहे हैं, उनका निर्यात भी कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां जहां हमने अगर राष्ट्र के लिए किस प्रकार की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, उस प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास करके उस दिशा में हम आगे बढ़े। अभी गडकरी जी ने कुछ साल, 1.5-2 साल पहले सोचा कि पार्लियामेंट में हम बैटरी से चलने वाली बसें चालू करेंगे। तो बैटरी के लिए उन्होंने टेंडर मांगे, तो इंग्लैंड की एक कंपनी ने कोई 70 लाख रुपए की बैटरी की कॉस्ट बताई। हमारे यहां इसरो ने 5.5 लाख में वह बैटरी उनको डेवलप करके दे दी। तो कहां 70 लाख और कहां 5.5 लाख। तो इसलिए आज के समय में हमें अगर देश को विश्व के मानचित्र पर उन्नत देशों की अग्रपंक्ति में स्थापित करना है, तो अपने लिए जैसी प्रौद्योगिकी चाहिए वैसी हमको विकसित करनी। अच्छा, उसके लिए कोई हाईटेक उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आज एक शब्द आप बहुत सुनते होंगे, जुगाड़, जिसको अमेरिका, यूरोप, सभी, ब्राजील सब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नाम रखा है उसका फ्रूगल इंजीनियरिंग। फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी मितव्ययी अभियांत्रिकी, लो कॉस्ट इंजीनियरिंग। और दूसरी बात है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट। उदाहरण के लिए रोनाल्ड रीगन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने स्टार वार में कोई 60-70 बिलियन डॉलर खर्च किया। तो इतने सैटेलाइट्स होने चाहिए कि अगर कभी रूस या चीन के अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स आए तो हम जैसे ही वो लॉन्च करेंगे हमारे सैटेलाइट उनको चिन्हित कर लेंगे और फिर हम इमीडिएट इंटरसेप्टर मिसाइल से उनको आउटर स्पेस में ही नष्ट कर देंगे, अमेरिकन स्पेस में आने के पहले। चाइना ने लेजर जामर्स ऐसे डेवलप कर लिए कुछ लाख युआन के, जो उन सैटेलाइट्स को जाम कर देते हैं और उनका मतलब वो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको तकनीकी राष्ट्रवाद की जब हम बात करते हैं तो ऐसी वैकल्पिक मितव्ययी प्रौद्योगिकियां जो हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके, इस प्रकार की हमको अपनी क्षमताएं विकसित करने के लिए विचार करना होगा। आज अपने देश में लगभग 100 के करीब इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिनको पार्लियामेंट ने इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया। IITs, IIMs, एम्स, NITs, IIITs और लगभग 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। इन सबको आर्थिक संसाधनों की कहीं कमी नहीं है। हमारी जो इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है वो दुनिया का सबसे टफ, फायरेस्ट कंपटीशन के माध्यम से टैलेंट, क्रीम ऑफ द टैलेंट को एडमिशन दे रहे हैं। तो 150 हमारे यहां इलाइट इंस्टीट्यूट्स हो गए और कुल कोई 765 दूसरे विश्वविद्यालय और डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सब मिलाके हैं। कनाडा के पास 108 यूनिवर्सिटीज है कुल। इंग्लैंड के पास 133 यूनिवर्सिटीज कुल। डेनमार्क वगैरह 50-60 यूनिवर्सिटी वाले देश हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज आता है तो टॉप 250 में हमारा कहीं नाम नहीं आता।
जिन कंट्रीज के पास उतनी यूनिवर्सिटीज नहीं जितनी हमारे यहाँ इलाइट इंस्टीट्यूट्स हैं, या जितनी हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, उतनी उनके पास कुल यूनिवर्सिटीज नहीं है। लेकिन तो कहने का मतलब यह है कि साथ ही साथ हमको अपने शिक्षा, अनुसंधान, बौद्धिक संपदा सृजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन, इन सब में हम आगे बढ़ें, इस प्रकार का एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हमें अपनाना होगा। अब बात जहां तक आर्थिक राष्ट्रवाद की है, आर्थिक राष्ट्रवाद के बिना तकनीकी राष्ट्रवाद आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे मैंने कहा कि हमने फर्स्ट जनरेशन ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी डेवलप कर ली, लेकिन हमने खरीदे यूरो अमेरिकन एक्सचेंज। तो जब तक, अब उदाहरण के लिए आप लीजिए, वो अगर हम अपना आर्थिक राष्ट्रवाद को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, जापान में केवल 4% विदेशी कारें बिकती है, 4%। अमेरिका में जापान की कारें 15% बिकती है, कुल अमेरिका में जितनी कारें बिकती है, लेकिन अमेरिकी कारें जापान में 1% से भी कम बिकती है। हमारे देश में 87% कारें विदेशी बिकती है, मारुति, होंडा, हुंडई, फोर्ड सारी मिला के, और 13% कारें टाटा महिंद्रा की बिकती हैं। तो हम कभी प्रौद्योगिकी विकसित तभी करेंगे जब उनको टर्नओवर मिलेगा, जब उनको कारोबार मिलेगा। आज जूते के पॉलिश को देख लीजिए, 80% सब चेरी काम लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी चेरी कंपनी अमेरिकन कंपनी की डेवलप होगी। रॉबिन, गेही, ऐसे 3-4 पॉलिश बनाने वाले हैं, वो बेचारे 2-5% में काम चला रहे हैं, तो वो अपना R&D पर भी उतना ही खर्च करेंगे सब कुछ। और मैं सोचता हूं जूते के पॉलिश में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम चेरी की बजाय रॉबिन खरीद लेंगे, गेही खरीद लेंगे, कोई उससे अंतर पड़ने वाला नहीं है। हम ट्यूबलाइट या बल्ब लेने जाएंगे, फिलिप्स ले आएंगे। टेक्नोलॉजी किसकी डेवलप होगी? हॉलैंड की होगी। हम पाउडर का दूध, आइसक्रीम, चॉकलेट लेने जाएंगे तो नेस्ले के लिए आएंगे। टेक्नोलॉजी किसकी डेवलप होगी? स्विट्जरलैंड की डेवलप होगी। और अगर हमने अमूल, सागर, सांची कोई भी भारतीय प्रोडक्ट ली है तो टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप होगी। मैं एक आर्थिक राष्ट्रवाद का बहुत अच्छा उदाहरण याद आ रहा है। खेड़ा कस्बा था, जिला नहीं था 1945 में, और अंग्रेजों ने बॉम्बे मिल्क स्कीम की स्थापना की। और बॉम्बे मिल्क स्कीम की स्थापना करके और उन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र से दूध इकट्ठा करने के लिए पोल्सन लिमिटेड नाम की कंपनी को नियुक्त किया। तो खेड़ा कस्बे के लोगों को लगता था कि ये पोल्सन कंपनी कभी कभी हमारा पैसा काट लेती है, इसलिए उस खेड़ा कस्बे के किसानों ने अपनी एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली। कितनी बड़ी थी? 126 किसान। दूध कितना होता था रोज का? 247 लीटर। प्रति किसान 2 लीटर दूध के लिए भी 252 लीटर दूध चाहिए था। और उन्होंने वहां जाकर कहा उनको, बॉम्बे मिल्क स्कीम वालों को, हमारा दूध सीधे हमारी कोऑपरेटिव से लो, हम लाके यहाँ डिलीवर करेंगे 450 किलोमीटर पर। उन्होंने कहा भाग जाओ, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा दूध, देना है तो पोल्सन लिमिटेड को दो। उन्होंने हड़ताल कर दी, 15 दिन तक दूध नहीं दिया। अनपढ़ किसान जिसका प्रति किसान 2 लीटर दूध नहीं था, उन किसानों ने हड़ताल कर दी, दूध का पैसा नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। उनकी हड़ताल से परेशान होकर और बॉम्बे मिल्क स्कीम को झुकना पड़ा, क्योंकि उनकी दूध की गुणवत्ता अच्छी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, खेड़ा कस्बे के लोगों का दूध उनकी कोऑपरेटिव से लेंगे। वो 425 किलोमीटर दूर 247 लीटर दूध हर रोज डिलीवर करने के लिए छोटी सी कोऑपरेटिव बनी। धीरे धीरे उन्होंने देखा सर्दी में भैंस का दूध ज्यादा होता है, एक चिलिंग प्लांट लगा दिया, फिर एक पाउडर के दूध का और एक बटर का प्लांट और लगा दिया। आज वो 40,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली अमूल कोऑपरेटिव फेडरेशन 3 टियर है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे 22 प्रदेशों ने उन 126 किसानों की कोऑपरेटिव की नकल करके अपने यहां कोऑपरेटिव 3 टियर मिल्क फेडरेशन बनाई। 1.5 करोड़ किसान आज पूरे देश में उसके मेंबर हैं, और उसकी बदौलत भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। और वो अमूल आज कैडबरी से लेके, नेस्ले से लेके, अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों को, पिज्जा से लेके, आइसक्रीम से लेके, चीज से लेके, चॉकलेट से लेके, सब में कंपटीशन दे रही है गुणवत्ता के आधार पर। सूझबूझ उन 126 अनपढ़ किसानों की।
ये उनका आर्थिक राष्ट्रवाद था। और उसके बाद तकनीकी राष्ट्रवाद, अपना बटर प्लांट, ये सारे उन्होंने लगाए। और वर्ल्ड एवरेज जो है पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी का 300 मिलीलीटर से कम है, और हमारे यहाँ 450 मिलीलीटर एवरेज पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी। हमने दुनिया में भी एक अपना स्थान बनाया, सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक होने के साथ साथ प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भी दूध की उपलब्धता विश्व औसत से हमारी ज्यादा हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमें बड़ा सूझबूझ आवश्यक है, नहीं तो हो यह रहा है। आप देखिए जूते के पॉलिश 80% विदेशी कंपनियां, उसके बाद आगे चले कॉन्फेक्शनरी बिस्किट चॉकलेट में, उसके बाद आगे चले स्कूटर्स आधे से ज्यादा होंडा का, एक्टिवा और दूसरे होंडा के, उसके बाद आगे चले टीवी फ्रिज में 74% फॉरेन ब्रांड्स, वर्लपूल या सैमसंग, सैमसुई, एलजी। उसके बाद आगे चले कारों में, जैसा मैंने कहा 87% विदेशी कारें। उसके बाद आगे चले टेलीकॉम में, मोबाइल फोन सबकी जेब में है। हम सोचते हैं कि बड़ा हमने क्रांति की, लेकिन उसमें हमारा वैल्यू एडिशन मोबाइल फोन में 6% है, 94% वैल्यू एडिशन बाहर हो रहा है। और अगर हमने ये सोच लिया कि हम केवल मेड बाई भारत प्रोडक्ट, आगे हो ये रहा है MI4 चीन का फोन है, लेकिन लिखा होता है मेड इन इंडिया। वो क्या करता है, वहां से पुर्जे लाके और 4% वैल्यू एडिशन यहां करता है, उनको यहां जोड़ने का काम कर लेता है। और इसके कारण भारत एक कंट्री ऑफ असेंबली लाइंस बन गया, खाली हम चीजों का असेंबली। इसे समझने की आवश्यकता है कि अगर हम अपने यहां कोई चीज बनाते हैं तो 100 रुपए की चीज का से 5,000 रुपए का टर्नओवर और एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता। उदाहरण के लिए लीजिए, आज देश का सारा खिलौना उद्योग चीनी खिलौना उद्योगों ने कैप्चर कर लिया। हमारे खिलौना उद्योग 10% से कम मार्केट शेयर रह गए। खिलौने की छोटी सी अगर कार बनती है सेल से चलने वाली, तो उसके लिए उसकी बॉडी बनाने के लिए उसको कहीं से डाई बनवानी पड़ेगी, वो बहुत महंगी बनती है। तो डाई बनाने वाली कंपनी काम करेगी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वाले काम करेंगे उसके डाई बनाने के लिए। उसके बाद उसके दूसरे स्प्रिंग वगैरह बहुत सारे पार्ट बनाने वाले। उदाहरण के लिए उसमें सेल से चलने या चलाने के लिए कॉइल लगती है। अब कॉइल वो खरीदेगा तो कॉइल बनाने वाली कंपनी से खरीदेगा, खिलौना की कार बनाने वाला, तो कॉइल बनाने वाली कंपनी का काम चलेगा। कॉइल बनाने वाली कंपनी का काम चलेगा तो वो एनामल्ड वायर खरीदेगा कॉइल बनाने के लिए, तो वायर एनामलिंग कंपनी का काम चलेगा। वायर एनामलिंग कंपनी वापस कॉपर वायर खरीदेगी तो वायर ड्रॉइंग मशीन वाले का काम चलेगा। मैं इस बात को एक छोटे से उदाहरण दूसरे बिल्कुल उससे करूं। मेरा अभी ये जूता टूट गया, मैं बाहर जाके किसी मोची का 200 रुपए का जूता पहन लेता हूं। वो 3 दिन बाद मोची किसी लुहार से अपना जूता बनाने का कोई औजार खरीदता है, वो मेरे दिए 200 रुपए उसके पास चले जाते हैं। वो लुहार तो 3 दिन बाद कोई कमीज खरीदता है तो वो रेडीमेड वाले के पास चला जाता है। वो रेडीमेड वाला वापस नया कमीज बनाने के लिए कपड़ा खरीदता है तो वो 200 रुपए उसके पास चला जाता है। वो वापस कोई फल खरीदता है, फल वाला सब्जी खरीदता है, सब्जी वाला अनाज खरीदता है। अगर वो 200 रुपए भोपाल में एक साल में 50 लोगों के बीच घूम जाते हैं तो उससे 10,200 इंटू 50 10,000 रुपए का जनरेट होगा एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन और ये सारा। और अगर मैंने वो बाटा का जूता पहन लिया तो वो हमें इंग्लैंड चला जाएगा, बाटा कंपनी तो इंग्लैंड की है। तो जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में होता है वो सारा का सारा बाहर चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आज भारत की जो सामर्थ्य है वह अकूत है। दुनिया में सारे देश ये सोचते हैं कि कार्यशील जनसंख्या भी भारत जैसे विकासशील देशों के पास है, खेती योग्य जमीनें भी इन्हीं देशों के पास है। इसलिए उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, कृषि सब कुछ इन देशों में विकसित करना चाहिए, लेकिन उन सबका मालिकाना हक औद्योगिक देशों की कंपनियों के हाथ में होना चाहिए। एक अंतिम उदाहरण देकर मैं आपके सामने अपनी बात को पूरी करूंगा। आटे में कुछ नहीं हम खाते आए हैं, लेकिन अब कारगिल कंपनी आई, नेचर फ्रेश आटा मार्केट में लॉन्च किया। उसके विज्ञापन से हम सोचते हैं शायद यह आटा कुछ विशेष है। उसके पहले उसने यही मध्य प्रदेश में किसानों की 6,000 हेक्टेयर जमीन ठेके पर ली। तो जो किसान में जमीन का मालिक था वो बटाईदार हो गया, शेयर क्रॉपर हो गया, उसके साथ अनुबंध हो गया, उसकी जमीन उसके साथ अनुबंधित हो गई और अपना बीज देती है वो कंपनी और एक निश्चित राशि देकर और सारा गेहूं उनसे ले लेती है।
और 300 टन प्रति शिफ्ट यानी 3 लाख किलो आटा एक शिफ्ट में पीसे, ऐसी कई फ्लोर मिल्स डाली। इससे देश की कई रोलर फ्लोर मिल्स बंद हुई, कई आटा चक्कियां बंद हुई। और अब खेत खलिहान से किचन तक की टोटल फूड सप्लाई चेन खाद्य आपूर्ति श्रृंखला कारगिल के पास। इसी तरह से टमाटो में, सॉस में भी और पोटैटो चिप्स में भी और अनेक मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीनें ले रहे हैं। किसानों की हमारे यहाँ स्थिति यह है कि बड़ी 2-3 लाख किसान जो आत्महत्या कर चुके हैं, शेष किसान भी उन्हीं परिस्थितियों में जीवित हैं। इसलिए आज जब तक हम आर्थिक राष्ट्रवाद और तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए मेड बाई भारत उत्पादों पर जब तक नहीं केंद्रित करेंगे, तब तक यह जो मैंने डाउनस्ट्रीम वैल्यू चेन का 1 रुपए से 50 रुपए का मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से देश में टर्नओवर, व्यापार और वो सारा जनरेट होने का लाभ हमको तभी उठेगा, हमारी प्रौद्योगिकी तभी समुन्नत होगी। और आज थोड़ा सा तकनीकी राष्ट्रवाद शब्द कहां से आया, मैं 5 मिनट 3-4 मिनट ज्यादा ले लूंगा। पेप्सी कंपनी फ्रांस में गई और वहां की डेनम नाम की डेयरी कंपनी उसको खरीद रही थी। तय हो गया कि भाई ये बिक रही है। डी वेलेवान वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा नहीं ये हमारी बहुत प्रेस्टिजियस कंपनी है, इसको हम नहीं अमेरिकन ओन्ड नहीं होने देंगे, अमेरिकन स्वामित्व में नहीं जाने देंगे। उन्होंने कानून बना के उस अधिग्रहण को रुकवा दिया। इसलिए तब से इकोनॉमिक नेशनलिज्म का चैंपियन डी वेलेवान फ्रांस के राष्ट्रपति को माना जाता है। उदाहरण के लिए यूनोकल नाम की अमेरिकन कंपनी को $18.4 बिलियन में चाइनीज नेशनल ऑफशोर एंड ऑयल कंपनी खरीदने गई, तो अमेरिकन को लगा कि इससे तो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी चीनियों के हाथ में चली जाएगी। नहीं, उन्होंने भी 7 बार सीनेट में बहस की और चेतावनी दी कि अगर चीन ये जो है इसको खरीदने से नहीं रुकेगा तो हम फिर संसद से कानून बनाएंगे। तो फिर चीन ने उसे खरीदने से रोका। ग्लोबल क्रॉसिंग नाम की एक टेलीकॉम कंपनी थी, घाटे में चल रही थी, दिवालिया हो गई थी, उसको अमेरिकन कंपनी खरीद रही, चीनी कंपनी खरीद रही थी $45 करोड़ में। तो उनको लगा कि इसका एक सैटेलाइट भी है और कि ये नहीं, तो अमेरिका ने उसको रोक दिया। अमेरिका में 6 पोर्ट्स का संचालन डीपी वर्ल्ड नाम की यूएई यूनाइटेड अमीरात की कंपनी खरीदने जा रही थी, अमेरिका ने उसको रोक दिया। ऐसे दुनिया में अनेक उदाहरण हैं। ऑकलैंड एयरपोर्ट उसको खरीदने जा रही थी एक कनाडा की कंपनी न्यूजीलैंड में, उन्होंने उसको रोक दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आज अपने देश के उद्योग, व्यापार, वाणिज्य और कृषि ये हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हम विदेशी ब्रांड खरीदते गए तो आज जो बचे खुचे 15-12-14% जो इंडियन में ब्रांड्स बिकते हैं वो भी विदेशी हो जाएंगे। और एक और उदाहरण मैं साथ में जोड़ देता हूं। देखिए आप 2 उदाहरण मैं जोड़ना चाहता हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके मालिक का कबाड़े का काम, वो स्क्रैप खरीदते थे दिल्ली में, और एक उनका पाकिस्तान में पार्टनर पाकिस्तान चला गया, मुस्लिम था, जो का बिजनेस चौपट हो रहा था। इसी बीच में विलीज कंपनी को यहाँ जीपें सप्लाई करनी थी भारत में, तो उन्होंने उनका यार्ड किराया लिया, तो भाई हम यहाँ आपके यहाँ अपनी जीपें असेंबल करेंगे, पार्ट्स बाहर से लाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, जीप फिट करने का काम हम ही कर देंगे, तो वो काम उनको मिल गया। धीरे धीरे वो कमांडर जीप और धीरे धीरे महिंद्रा की आप देखो स्कॉर्पियो, और उन्होंने कोरिया में भी टेक ओवर कर लिया। और फिर उनको लगा 2011 में हमको हवाई जहाज भी अपने बनाने चाहिए। शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, एक गिप्सलैंड ऑस्ट्रेलिया नाम की कंपनी ऑस्ट्रेलिया में 4 सीटर छोटा सा हवाई जहाज बनाती थी एग्रीकल्चर पर्पस से, उन्होंने उसको खरीद लिया। और फिर उन्होंने 2 एरोस्पेस स्पेयर पार्ट्स कंपनियां वहां भी खरीद ली ऑस्ट्रेलिया में। और अब बेंगलोर के पास मालूर में उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कारखाना लगाया और वो 22 सीटर 6 वेरिएंट्स ऑफ एयरक्राफ्ट वहां बना रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम छोटी शुरुआत से बहुत बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। और चूंकि कई बार हम मेड बाई भारत की बात करते हैं, तो 2 उदाहरण इसके साथ और मैं जोड़ देना चाहता हूं। एक पूरी दुनिया के लिए बसें बनाने का काम एबीएस वोल्वो स्वीडिश कंपनी करती है, 90 लाख लोगों का देश है, इसके लिए सारी एडवांस बसेस उनकी है। उन्होंने जब 200 से 400 हॉर्स पावर के ट्रक और बस भारत में लॉन्च कर दिए, तो टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड, महिंद्रा, इनके पास तो 200 हॉर्स पावर से ऊपर का कोई ट्रक कसम खाने को भी नहीं था। टाटा मोटर्स को लगा इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो भी 3-4 साल लग जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी मार्केट में फेल हो सकती है या सफल हो सकती है। और उनका ऐसा करते हैं
कोरिया में डेवू कंपनी दिवालिया हो गई है, उनका डेवू कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड जो है वो भी दिवालिया हो गई है, बंद होने पर भारी कर्ज में डूबी है। लेकिन वो कोरिया के बाजार में 200 से 400 हॉर्स पावर के ट्रक का उनका 25% मार्केट शेयर है। उनको लगा उसको $100 मिलियन में, $10 करोड़ में खरीद लिया, वो टाटा डेवू हो गई। साल में वहां कुछ नहीं किया, केवल एक नोवस नाम के वर्ल्ड क्लास ट्रक का डिजाइन डेवलप किया। और आज उसके पहले उसको टेक ओवर, फिर उन्होंने ब्राजील में मार्को पोलो से टाई अप किया, एक और इसमें टेक ओवर किया। और उसके पहले टाटा मोटर्स दुनिया की 24वीं सबसे बड़ी ट्रक ऑटोमोबाइल कंपनी थी। इस टेक ओवर के बाद वो 5वीं सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई, 4थी सबसे बड़ी बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। दुनिया के 39 देशों में वो नोवस ट्रक असेंबल हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी अफजल मोटर्स नोवस ट्रक को असेंबल कर रही है। और उसके पहले टाटा का मोटर्स का 95% ट्रक्स और बसेस केवल देश में ही बिकते थे। और दूसरा ऐसा ही उदाहरण एक और ले लूं जो मेरी आयु के लोग जानते हैं। टाटा की चाय बिकती नहीं थी रिटेल में, उनको होलसेल में ही बेचनी पड़ती थी ऑक्शन में। देखा वो कभी 34वें नंबर पे थी टाटा टी दुनिया में। उन्होंने देखा इंग्लैंड में एक कंपनी है टेटली, दिवालिया हो गई है, बंद होने को है, उसको 40 मिलियन पाउंड में खरीद लिया। लोगों ने कहा रतन टाटा का दिमाग फिर गया है, इतनी घाटे में और कर्ज में डूबी हुई कंपनी। सबसे अग्रणी देश उसी प्रकार से बन जाएगा जैसा 1500 एडी तक था। और उसके साथ ही साथ आज विश्व में जिस प्रकार से आतंकवाद, आर्थिक विषमता, पर्यावरण विनाश, और हमने दीनदयाल जी के एकात्म मानव दर्शन की स्वर्ण जयंती मनाई है। अगर हम व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, जीव सृष्टि, प्रकृति, समष्टि और परमेष्टि, इन सबके बीच समन्वय पूर्वक तकनीकी राष्ट्रवाद और तकनीकी आर्थिक राष्ट्रवाद का अनुसरण करते हुए यदि भारत आगे बढ़ता है तो आज दुनिया के 16 बौद्ध देशों के साथ हमारे बहुत अच्छा संपर्क हो जाता है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो किसी जमाने में कनिष्क के शासनकाल में थे, वहां भी हमारे आज कई कल्चरल रेमिनिसेंसेस हैं। और आज की तारीख में भारत को पूरी दुनिया के लोग सॉफ्ट पावर के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से पुनः विश्व नेतृत्व, और जो 4 करोड़ 30 लाख लोग पूरी दुनिया के नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स में जाने वाले हैं, वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। और हम दुनिया की 1/6 से ज्यादा आबादी हैं। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर हमारी नई पीढ़ी में हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वह भाव और हमारे मन में अपनी वह जो भारत का गौरव बोध होगा और हम पूरी दुनिया के ज्ञान आधारित क्षेत्रों में होंगे, तो फिर पूरे देश को वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम के भाव से मार्ग दिखाएंगे। तो आज के समय में भारत के सामर्थ्य को विकसित करने के लिए हमें तकनीकी और आर्थिक राष्ट्रवाद का अनुसरण करना आवश्यक हो जाता है। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं। प्रोफेसर भगवती जी, मेड बाय भारत इस मूल मंत्र के साथ अपनी बात आपने रखी। यहाँ पर कुछ जिज्ञासु लोग होंगे, कुछ 2-3 लोगों से हम प्रश्न ले सकते हैं। माइक। हमारे बीच डॉक्टर कपिल तिवारी जी भी आ चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और इस सत्र के बाद उनका व्याख्यान होना है। किसी को कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है? ठीक है, ठीक है, मैं बिना समय गंवाए है कोई? अच्छा, आपकी उम्र जानना चाहता हूं। 62 इयर्स। इतनी प्रखर स्मरण शक्ति आपकी है, आप आंकड़ों को ऐसे बोल रहे थे जो युवा भी नहीं बोल सकता है। उसको देखकर मुझे लगा कि आंकड़ों से क्या सापेक्ष चित्र बन जाता है। वो तो बनता है, पर मतलब आपके बाद उम्र आपकी पर्याप्त है और उसके बाद भी आपकी स्मरण शक्ति, प्रस्तुतिकरण इतना प्रभावी था कि मैं भयंकर मतलब अद्भुत रूप से अभिभूत हूँ। तो मेरा 45 मिनट का समय था, मैंने 2 मिनट और ज्यादा लेने की दृष्टता कर दी, बाकी आंकड़े देने में कोई कठिनाई नहीं। उम्र तो बता दीजिए। 62 मैंने कहा। 62। थैंक यू।
जी जनवरी में 63 हो जाएगा। बिना एक प्रश्न, एक जिज्ञासा जी, है। दीपक जो राष्ट्र, आपने तकनीकी राष्ट्रवाद की बात कही, ये करेगा कौन? जी ये करेगा कौन? दो बातें। आवाज आ रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कॉर्डेक्स से जीएसएम ये जिस शासन में हुआ, बटन दबा दीजिए। ये जिस शासन में हुआ वो शासन एनडीए का था। संचार मंत्री सुषमा जी थी, प्रधानमंत्री अटल जी थे। कॉर्डेक्स से जीएसएम हमने तब तकनीकी अपनाई जबकि कॉर्डेक्स हमारी खुद की विकसित टेक्नोलॉजी थी। आज हम WTO के बाद 2017 में खड़े हैं। बहुत सारा सामान हमारे पास बनाने की क्षमता है, हमारे पास बाजार भी है। रोकेगा कौन? ये बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर कहाँ मिलेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। चूंकि समय सीमा में एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक राहुल गुप्ता, इंजीनियरिंग में उसके कई पेपर्स में ड्यू पेपर्स थे, बैक थी, और कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया। और उसने कहीं सोलर पावर पे एक आर्टिकल पढ़ लिया और उसको लगा कि सोलर पावर में मुझे कुछ करना चाहिए, मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं। और एक रेस पावर एक्सपर्ट करके उसने बहुत छोटी सी फर्म बनाई और 2011 में एक टेंडर भरना चाहा। 2011 के ही वो पास आउट थे, एक अपने साथी को और साथ ले लिया, 2 लोग थे वो। और उस टेंडर में 1,33,000 रुपए 1,33,000 की अर्नेस्ट मनी जमा कराने थी। दोनों के पास मिला के 1,33,000 रुपए नहीं थे 2011 में। तो उन्होंने देखा चलो अपन अपना टेंडर नहीं भरते हैं, दूसरी जो सोलर पार्क लगाने वाली कंपनी उनमें कोई छोटे छोटे पेटी जॉब्स लेना शुरू किया। साल भर में कोई 3-4 लाख रुपए बचा लिया उन्होंने और फिर उन्होंने अपने टेंडर भरने शुरू किया। राहुल गुप्ता कोई 4-5 महीने पहले मुझे दिल्ली में मिला था। उसने कहा सर मेरी कंपनी का टर्नओवर 700 करोड़ का हो गया है और इस अगले मार्च तक मैं 1000 करोड़ का टर्नओवर कर लूंगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आज हमारा जो युवा शक्ति है उसको हम चाहे स्टार्टअप्स के माध्यम से या एक फैसिलिटेटिंग और एनेबलिंग एनवायरनमेंट अगर हम उनको देकर, जैसा मैंने उदाहरण महिंद्रा का भी दिया था, ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मैं कोट कर सकता हूं। मैं अभी चूंकि समय सीमा है, कभी और अवसर होगा तो हम उन पर बात करेंगे। तो जैसे रेस पावर एक्सपर्ट वाला, तो क्या होता है कि हमेशा हम अगर अपने मेड बाई, मतलब मैं तो कह रहा हूं कि जूते का पॉलिश हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने चेरी की बजाय रॉबिन या गेही खरीदी है। अब अगर रॉबिन का टर्नओवर अगर आज की तुलना में उसका 50 गुना हो जाएगा तो अपने आप वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। तो मूल रूप से यह है कि अगर हम आर्थिक राष्ट्रवाद, यानी हर व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है वो जो भी खरीदता है, अगर सबसे पहले कोई कुटीर उद्योग का उत्पाद है उसे खरीदे, उसके बाद लघु उद्योग, लघु के बाद बड़े उद्योग, और अगर हमने अगर जो है यह आर्थिक राष्ट्रवाद का परिचय दिया तो अपने आप हमारी प्रौद्योगिकी विकसित होती चली जाएगी। मूल रूप से यह है कि आज दुनिया का जो जीडीपी है उसमें से 3/4 पर कब्जा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का है और वो मल्टीनेशनल कंपनियों से 90% केवल 12 देशों की है, उसमें 6 कंपनियां हमारी हैं। तो मूल रूप से यह है कि अगर हम अपने यहां मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अगर अपनाते हैं तो अपने आप उन कंपनियों में वो सारी प्रौद्योगिकी जो आज हमको चाहिए वह सारी विकसित होती चली जाएगी। तो मूल रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद मूल आधार है जिसके माध्यम से हम तकनीकी राष्ट्रवाद का अनुसरण भी कर लेंगे और साथ ही साथ पॉलिसी इंटरवेंशंस भी बहुत जरूरी है। जैसे चीन कैसे करता है, ये स्मार्टफोन है, अब वायरलेस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में सारा एनकोडिंग जो होता है वो इंटेल की सेंट्रिनो स्क्रिप्चर में होता है। हम कहते हैं हम दुनिया की सॉफ्टवेयर कैपिटल है, क्या हम ऐसी एनक्रिप्शन लैंग्वेजेस डेवलप नहीं कर सकते क्या? तो उन्होंने वापी, सेंट्रिनो की बजाय वापी वुलान ऑथेंटिकेशन प्राइवेट इनिशिएटिव नाम की उन्होंने एनक्रिप्शन लैंग्वेज डेवलप की और फिर अपने यहां कानून बनाने के लिए डिक्लेयर किया कि हम ऐसा है कि चीन में अब वही वायरलेस टेलीकॉम प्रोडक्ट्स बेचे जा सकेंगे जो वापी एनक्रिप्टेड होंगे।
अब अमेरिका यूरोप में हड़कंप मच गया, या तो वो अपना स्मार्टफोन या कोई भी वायरलेस टेलीकॉम प्रोडक्ट बेचने के लिए वापी की रॉयल्टी देके उसको अपनी चिप में वो करें, और या फिर वो चाइनीज चिप खरीदे। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चाइनीज प्रेसिडेंट से बात की कि भाई ये मत करो, तो चाइना ने नेगोशिएट किया, हमको इन चीजों में आपका मार्केट चाहिए, इसमें हमको ये कंसेशनल मार्केट एक्सेस चाहिए। तो अमेरिका ने दी, और उसके बदले में उसने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी भी वापी वाईफाई फ्रेंडली नहीं है। जिस दिन वो वाईफाई फ्रेंडली, तो हमें कहना का मतलब यह है कि जो छोटी छोटी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कोई ड्रग है, ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन जब थी, तो सिप्रोफ्लोक्सासिन के लिए न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम रैनबैक्सी ने डेवलप किया। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? जैसे आजकल के पहले दिन में 4 बार गोली लेनी पड़ती थी, आजकल उसमें वो सस्टेन्ड रिलीज की टेक्नोलॉजी आ गई, 24 घंटे में 1 गोली ले लो और आपका काम चल जाता है, वो धीरे धीरे रिलीज होता है। तो उसने वो टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको पेटेंट करा ली। तो बायर एजी जो जर्मनी की कंपनी है, उसने उसको पैसा देके कहा कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टेक्नोलॉजी, तो कहने का मतलब है हमारी जितनी आईआईटीज और एनआईटीज और जितनी आईएम, इन सब में, एम्स और उन सब में हमको एक रिसर्च का माहौल बनाने की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं इंग्लैंड के हायर एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा था वी कॉन्स्टिट्यूट ओनली 1% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, बट वी हैव 12% शेयर इन दी साइटेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रिसर्च पेपर्स, यानी कि उनके रिसर्च पेपर्स को 12% शेयर। कहने का मतलब यह है कि अपना पूरे देश में एकेडमिक्स में, इंडस्ट्री में एक तो ये माहौल कि हम अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, और देश के लोगों में अगर आर्थिक राष्ट्रवाद होगा तो अपने यहाँ, अगर हमने ट्यूबलाइट फिलिप्स की खरीदी तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड में होगा, ट्यूबलाइट भारतीय खरीदी है, सूर्या बजाज कोई भी, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट यहाँ होगा। तो मूल रूप से आज स्विट्जरलैंड है कितना बड़ा, जो अक्सर चिन्ह हमसे छीन लिया चाइना ने, उतना बड़ा है। सब मेहनत हम करते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हमारे ही लोग करते हैं, उनके लिए R&D। हिंदुस्तान में एक आदमी गाय का दूध निकाल रहा है, वो बेच रहा है, उस कंपनी में भी सारे मजदूर से लेके मैनेजिंग डायरेक्टर तक हिंदुस्तानी है, और वो चॉकलेट आइसक्रीम जो भी बना रहा है, केवल उसमें छाप नेस्ले की होती है, तो प्रॉफिट भी स्विट्जरलैंड जाएगा और टेक्नोलॉजी भी स्विट्जरलैंड से कंपनी के हाथ में, और उसमें छाप अमूल, सागर, सांची कोई भी होगी तो स्वाभाविक रूप से वो उसकी होगी। तो मूल रूप से हमको एक पूरा माहौल, देश में वातावरण ऐसा बनाने की आवश्यकता है। इस अत्यंत विचारोत्तेजक, अप्रत्याशित रूप से संतुलित और प्रकाशदायी व्याख्यान के लिए हम सब अनुग्रहित होंगे विद्वान वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा जी की। मुझे याद आ रहा था आज से 50 साल पहले जब मैंने रमेश चंद्र दत्त का इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा विषय कभी नहीं रहा, उसमें मेरा दिमाग भी बहुत कमज़ोर, मतलब रुचि ही नहीं रही कभी। लेकिन उस किताब को पढ़ करके उसी के साथ साथ उनका टाटा, क्या नाम था उनका, उनकी किताब जो मैंने पढ़ी, तब मेरी समझ में आया कि भारतेंदु के उस उद्गार का क्या अर्थ है, उस दर्द का क्या मतलब है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे अति भारी, पे धन विदेश चली जाए ये है अति ख्वारी। इसका अर्थ क्या होता है, ये रमेश चंद्र दत्त की किताब को पढ़ के मेरी समझ में आया। तब ऐसे मल्टी डिसिप्लिनरी किस्म के लोग हुआ करते थे। मैं तो रमेश चंद्र दत्त को सिर्फ इसलिए जानता था कि रामायण और महाभारत का इतना सुंदर, इतना मनोरम अंग्रेजी पद्यानुवाद मैं कल्पना नहीं कर सकता था। इतना आज भी मुझे वही आनंद देता। तो ऐसी साहित्यिक प्रतिभा से संपन्न एक ऊंचा प्रशासनिक अधिकारी ICS हैं, जो तमाम और सब चीज़ों में दक्ष है, इतने विरोधी विषयों में इतनी महारत के साथ, इतने आत्मविश्वास के साथ सही आंकड़े रख सकता है। उस किताब को पढ़ के मेरी समझ में आया कि कैसे हिंदुस्तान का दरिद्रीकरण हुआ, क्या वो प्रोसेस थी, और उसके जो आज के अधुनातन जो तस्वीर है वो हमारे सामने भाई प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी ने सामने रखी।
साथ में उन्होंने ये भी हमारी क्या मुसीबत है, हमारी कोई क्या चारित्रिक या राष्ट्रीय कमजोरी क्या है, उस पर भी उन्होंने बड़े संकेत से बात कह दी अपनी कि क्या कारण है, आखिर क्या वो बात है, वो विशेषता है जो चीन में है और यहाँ नहीं है। सब कुछ मेटाफिजिक्स आपका, फिलोसफी आपकी सर्वोच्च होने के बावजूद क्या कारण है कि हम किसी चीज में संगठित उपाय और संगठित उद्यम नहीं कर सकते। ये क्या जातीय दुर्बलता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और पहली बार मेरी समझ में आया इनका प्रोफेसर भगवती प्रकाश शर्मा जी का व्याख्यान सुन करके। इतने, आपने बिल्कुल सही तारीफ की कि इतने प्रासंगिक आंकड़े स्मृति में रखना और उनका यथास्थान विनिवेश करना इतने अच्छी तरीके से हमारे जैसे अर्थशास्त्र में कोरे लोगों की भी समझ में आ जाए बात, हस्ता मलक वक्त बिल्कुल सामने रख दिया। मैं इस बात के लिए मैं बहुत कृतज्ञ आज मैं आपके प्रति महसूस कर रहा हूँ। हमें देखना चाहिए आखिर क्या बात है। अभ्युदय और निश्रेयस ये महानतम मानव जीवन के उद्देश्य है, अभ्युदय और निश्रेयस। ये एकांगी तस्वीर रखी गई हमको, एक क्योंकि शोषण करना था उनके, भाई भारत तो एक आध्यात्मिक देश है, इसके पीछे ये बहुत सी एक पूरी की पूरी पीढ़ी इसमें दीक्षित होती रही कि साहब हमने तो यह इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी की ओर ध्यान ही नहीं दिया, ये हमारा प्रायोरिटी ही नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। जबकि सत्य इसके ठीक विपरीत है। ऐसे खुशहाली के ऐसी लंबी अवधियां, जैसे कि आपने बताया कि अभी 1500 तक भी क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है, कैसे इसे ये स्थिति हुई, कैसे ये दरिद्रीकरण हुआ। कोई दरिद्रता के पूजक बिल्कुल नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन जो है वो परमार्थ को जितना महत्व देता है, निश्रेयस को जितना महत्व देता है, उतना ही महत्व अभ्युदय को भी देता है। अब आप देखेंगे सारे बड़े बड़े संस्कृत के कवियों में या जो पॉपुलर पोइट्री होती है उसके मैं उदाहरण एक आधा आपको देकर अपनी बात खत्म करूंगा कि दरिद्रता एक अभिशाप है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, तुलसीदास कहते हैं, यूं ही नहीं कहते। एक आदमी जो कि दरिद्र बहुत ही मर रहा था वो श्मशान में एक शव के पास गया। उसने कहा भैया मैं बड़ा दरिद्र हूँ, गरीबी से तंग आ गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, अदला बदली करना चाहता हूँ, तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ। तो शव के अंदर बड़ी हरकत हुई, जीवन की लालसा जागी उसमें, मुफ्त में फिर से जीने को मिलेगा। अगले ही क्षण उसने सोचा उत्तिष्ठ क्षण में एक उद्वह सखे दारिद्र्य भारम मम शांतस्तावदहम चिरमरणजम सेवे त्वदीयम सुखम इक्तुक्त्वा धनवर्जितस्य श्मशाने शवः दारिद्र्यात् मरणम वरम वरम इति ज्ञातव्य तूष्णीम स्थिता। उसने कहा सा जीवन की लालसा तुरंत बुझ गई उसकी। उसने सोचा दारिद्र से तो मेरी जो शव वाली स्थिति है, मृतक स्थिति है, लाख दर्जा बेहतर है। तो पहले तो बड़ा खुश हुआ उसके सुझाव को अदला बदली करने के लिए, लेकिन फिर तुरंत उसने कहा तो ये दारिद्र क्या होता है, इसकी पक्की पूरी पहचान तब भी भारतीय जन को थी, भारतीय बुद्धिजीवी को भी थी। और दरिद्रता एक अभिशाप है, बहुत बड़ी फेलियर है, सामूहिक फेलियर, इस बात का पता तब भी था। दूसरा उदाहरण देखिए बिल्कुल लोकप्रिय कविता का कि वो क्या होता है कि एक ब्राह्मण जो है विद्वान है, पंडित है, लेकिन भूखों मर रहा है, होता है कभी ऐसा। तो उसकी पत्नी ने कहा भाई ये महारानी रियासत जो बगल की ही है, इसका राजा बड़ा विद्वत्ता प्रेमी है, विद्वानों का बड़ा सत्कार करता है, जाते क्यों नहीं वहां, गया भी जाना। तो उस नगर में जैसे ही वो दाखिल हुआ, सामने से दूसरा ब्राह्मण आते हुए, तो उसने उस ब्राह्मण से पूछा, देखिए सवाल जवाब एक ही लाइन में है, 4 पंक्ति की कविता है, सवाल भी है उसमें जवाब भी है। तो पूछ रहा है उससे कि हे ब्राह्मण देवता, ये बताओ इस शहर में ऊंचाई का, महिमा का क्या लक्षण है, क्या परिभाषा है, क्या उसकी पहचान है। उसने कहा
दूसरे ब्राह्मण ने सामने देख रहे हैं ताड़ के पेड़, ये यहाँ ऊंचाई के मानदंड है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल ला गया दूर वाली बात, ये यहाँ ऊंचाई का मानदंड है। बेचारा बड़ा निराश हुआ पंडित, उसने सोचा ऐसे राज्य में क्या सुख मिलेगा मुझे, क्या मदद मिलेगी। दूसरा सवाल पूछा, उसने कहा कि दाता सबसे बड़ा कौन है यहाँ, दानवीर कौन है? उसने कहा धोबी सबसे बड़ा दानवीर है, सवेरे ले जाता है, शाम को वापस ले जाता है। हाँ, बेचारा पंडित बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा कि यहाँ के कला कौशल हैं, किस चीज को यहाँ सबसे बड़ी कला मानी जाती है? उसने कहा दूसरे का पैसा हड़पना, दूसरे के जोरू हड़पना, ये यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे बड़ा कला कौशल यहाँ यही है। पूरा देखिए, उसको मुझे याद था वो कहता है कि भाई विप्रास्मिन नगरे महान कथय क, हे विप्र बतलाओ इस नगर में महान कौन है, कौन माना जाता है? तो ताल ब्रह्माणाम गण है, ये जो ताल के पेड़ देख रहे हो ना, ये यहाँ ऊंचाई की परिभाषा है। यानी बड़ा सिनिकल विजडम है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सब सुनहरा ही सुनहरा था, तब भी असमानता थी, तब भी असामंजस्य था, तब भी संवेदनहीनता थी। ऐसी बात नहीं कि सब कुछ तो, लेकिन लोग उसका सही चित्र खड़ा करते थे। कभी आपकी फ्लैटरी नहीं कर रहा है, तो लेखक आपको सब अच्छा है ऐसा नहीं कह रहा है, जो है वो स्थिति बता रहा है कि ऐसे भी राज्य हैं, ऐसे भी लोग हैं, इतने संवेदनहीन हैं। तो उसने पूछा को दाता, तो उसने जवाब दिया क्या कला है यहाँ की, प्रवृत्तदार ग्रहणे सर्वोपकुशला जा। सब लोग इसमें बड़े चतुर हैं, बहुत कला कौशल वाले हैं कि दूसरे की संपत्ति कैसे हड़प। तब उसने कहा हे भगवान कस्मात जीवसी हे सखे, तब तुम जीवित कैसे हो ऐसे नगर में, ऐसे अंधेर नगरी में तुम जीवन कैसे धारण किए हुए? तो उसने देखा सामने नाली देख रहे हो, तो कीड़े कुलबुला रहे, कितने मस्त हैं कीड़े। वैसे ही मैं भी रहता हूँ इस नाली में, जैसे कीड़े रहते हैं मैं भी रहता। कस्मात जीवसी हे सखे विष कृमि न्यायेन जीवाम्यहम्, विष कृमि न्यायेन जीवाम्यहम्, इस तरह से मैं जीता। तो मित्रों, हमें देखना है अपने देश के, जो कि मेटाफिजिकली इससे ज़्यादा प्रोफाउंड कोई हो ही नहीं सकता, सब मानते हैं इस बात को, लेकिन साथ साथ लौकिक उन्नति के प्रति कितना इस यथार्थवादी नज़रिया इसका रहा, क्या उपलब्धि इसकी रही, वो आपने हमारे आज के व्याख्याता महोदय ने, भगवती प्रकाश जी ने सही तस्वीर आपके सामने रख दी। आप देख सकते हैं अभी हाल तक धर्मपाल ने, जैसे मार्क्स ने ब्रिटिश म्यूजियम में बैठ करके अपना कैपिटल लिख डाला, इतनी स्टडी की वहीं बैठ के, ठीक वही उससे भी ज्यादा जरूरी काम भारत के लिए धर्मपाल ने करके दिखाया वहीं बैठ करके। स्वयं अंग्रेज कमिश्नरों ने क्या लिखा है, उनके आंकड़े क्या है, उनके आंकड़ों के आधार पर सिद्ध कर दिया उन्होंने कि देखो पंचायत की क्या व्यवस्था थी, जल की वितरण की क्या व्यवस्था थी, उस वक्त के यूरोप से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। 18वीं सदी के गिरे पड़े भारत में भी इनिशिएटिव खत्म नहीं हुआ। आप जानते हैं ये रुड़की विश्वविद्यालय कैसे बना? वहाँ के कमिश्नर ने देखा कि यहाँ के साधारणतम लोगों में भी ऐसा इनिशिएटिव है, ऐसी समझ है इनको कि ये तो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने लायक जगह है। तो वहाँ के जन सामान्य के कौशल को देख करके, उनकी विद्या बुद्धि को देख करके उसको प्रेरणा मिली। ये था आपका समाज। क्या हुआ उस समाज को? निश्चय ही स्वतंत्रता के बाद का जो पीरियड है, इस बीच में ये जो 150 साल गुजरे, इसमें भयानक कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है, ये सोचने का मसाला आपको उन्होंने दिया है। इस पर आप सोचें और देखें कि आखिर क्या चीज़ है जिसने कि हमको इस गर्त में पहुंचाया और अपने ही लोगों के प्रति संवेदनहीन बना के रख दिया और अपने ही उपलब्धियों के प्रति अंधा बना दिया और ऐसा मुखापेक्षी, ऐसा परोपजीवी, ऐसा पैरासाइटिकल हमारा बुद्धिजीवी हो गया। महात्मा गांधी तक ने कहीं लिखा है,
आए लोग उनसे मिलने के लिए। अब तो भारत स्वातंत्र की देहरी पर खड़ा है, अब तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो गई। बताइए क्या अब भी कोई समस्या है आपके मन में? तो गांधी जी ने कहा असली समस्या तो अब शुरू होगी। इस देश का कठोर हृदय बुद्धिजीवी मेरे जीवन का सबसे लंबा दुस्वप्न रहा है। The hard-hearted intelligentsia of this country has been the longest nightmare of my life, and I'm afraid that this is not going to be improved in the coming years. और मुझे भय है ये स्थिति ऐसी ही रहने वाली है, ये बुद्धिजीवी नहीं देते। तो ऐसे बुद्ध, और ये सच बात है। आखिर क्या कारण इतना ब्रेन ड्रेन? हमारे अच्छे से अच्छे, सबसे अच्छे विद्यार्थी सब वहीं जाते हैं, अमेरिका। सब अमेरिका सबका मक्का बना हुआ है। जिनको भारत की शिकायत करनी है, भारत की बदनामी करनी है, वो भी वहीं पहुंचते हैं, उनको भी वहीं मिला हुआ है। और जिनको सब डॉलर चाहिए वो भी वहीं जाते हैं। क्या कारण है? देश की बुद्धि देश के काम क्यों नहीं आती? इस विडंबना पर आपने जो उंगली रखी, बहुत सही उंगली रखी। इतना प्रेरक व्याख्यान आपने दिया, ये आज की शाम की बहुत ही अच्छी घटना हुई और अच्छा हुआ। मैं तो मना कर रहा था इनको, हमारे क्या नाम है इनका, मुकेश जी को, कि भाई क्यों हमको घसीट रहे हो तुम, ये हमारा विषय नहीं है और हम नहीं बोल सकते इसमें। भाई हम साहित्यकार हैं, हमारे ये वो नहीं है। और वो भी क्या कहेंगे, मुख्य अतिथि विक्किस गवार को लाकर अध्यक्ष बना दिए। तो ऐसा मत करो, तुम हमारी बदनामी हो। नहीं माना भैया, वो बड़ा जिद्दी, बहुत जिद्दी आस्था का आदमी है। तो लेकिन अब मुझे लग रहा बहुत अच्छा हुआ कि मैं आ गया यहाँ। तो इतना सुंदर व्याख्यान सुनने को मिलता कैसे मुझे? सच में, वास्तव में इतनी डिफिकल्ट चीज़ है, आंकड़ों के नाम से ही मेरे को समझ में ही नहीं आता। लेकिन उन्होंने बिल्कुल हस्तामलकवत सब बिल्कुल आपको समझा दिया। और पक्का विश्वास है, इसका प्रूफ भी मिल गया। दो श्रोता इतने उत्साह से संपन्न, उन्होंने तुरंत अपनी गर्मा गर्म प्रतिक्रिया भी जाहिर की। और सभी के ऊपर ऐसा कैफियत तारीफ ही होगी, मैं समझता हूँ। तो मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ भगवती प्रकाश जी, और यहाँ बैठे समानशील सज्जनों का, श्रोताओं का, कि वो उन्होंने इसे एक यादगार अवसर बना दिया। और मैं कर्ताओं धर्ताओं का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं इतने सुंदर व्याख्यान